नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार की जिन 121 सीटों पर फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है, उन सीटों पर आज कैंपेन का शोर थम गया। लेकिन प्रचार के आखिरी दिन नेताओं के बीच जबरदस्त जुबानी जंग हुई। बात धमकियों तक पहुंच गई। 2 एफआईआर दर्ज हो गई। एक एफआईआर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ हुई, दूसरा केस ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज हुआ। ललन सिंह ने मोकामा में लोगों से कहा, यहां एक शख्स है, बड़ा नेता बनता है, उसे वोटिंग के दिन घर से मत निकलने देना। जबकि ओवैसी की पार्टी के नेता ने तेजस्वी यादव को जीभ काट लेने, आंख निकाल लेने की धमकी दी। दोनों के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। 6 नवंबर को जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अनंत सिंह, ओसामा साहब जैसे कई बड़े और चर्चित नाम शामिल हैं। आज के कैंपेन में सभी पार्टियों का फोकस इन्हीं सीटों पर रहा। राजनाथ सिंह राघोपुर में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे, तो तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य अपने भाई के लिए कैंपेनिंग करती दिखाई दी। रघुनाथपुर में ओसामा साहब के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोर्चा संभाला। योगी आदित्यनाथ ने भी 4 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। हिमंता और योगी की जोड़ी ने बिहार में क्या कमाल दिखाया। तेजस्वी ने वोटिंग से 48 घंटे पहले कौन सा दाव खेला, नीतीश कुमार ने उसका क्या जवाब दिया, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं, आज बिहार के इलेक्शन में एक बड़ा ट्विस्ट आया। मुस्लिम उम्मीदवार ने तेजस्वी और मुकेश सहनी को घुटनों पर ला दिया। बिहार की यह सबसे बड़ी सियासी खबर है। गौराबोराम सीट से आई है। इस सीट पर मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष सहनी की उम्मीदवारी को वापस लेने का ऐलान कर दिया। मुकेश सहनी ने कहा, अब वो इस सीट पर आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में डटे अफजल अली को सपोर्ट करेंगे। असल में सीटों के बंटवारे में गौराबोराम की सीट वीआईपी पार्टी के खाते में आई थी, लेकिन इससे पहले लालू यादव अफजल अली को टिकट दे चुके थे। अफजल अली ने पर्चा भर दिया था। क्योंकि जिस दिन सीटों का बंटवारा हुआ उस दिन पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन था, तो इस सीट पर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। लेकिन अफजल अली ने नाम वापस लेने से इनकार कर दिया। वो चुनाव मैदान में डटे रहे। तेजस्वी ने समझाया, एमएससी बनाने की ऑफर दी, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार आज कैंपेन खत्म होने के बाद वोटिंग से सिर्फ 40 घंटे पहले तेजस्वी और मुकेश सहनी को झुकना पड़ा। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, गौराबोराम सीट से वो अपने भाई सहनी की उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं। उनके भाई ने भी अफजल अली के सपोर्ट में ही चुनाव से अलग होने का फैसला किया है। मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने और तेजस्वी यादव ने अफजल अली को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अब एक ही सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं, इसका फायदा एनडीए को मिलता, इसलिए उन्होंने संतोष सहनी का नाम वापस लेने का फैसला किया। क्योंकि मकसद महागठबंधन को जिताना है, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, और इसके लिए एक सीट जरूरी है। लेकिन सवाल है कि गौराबोराम में फर्स्ट फेज में वोटिंग होनी है। ईवीएम में वीआईपी पार्टी का इलेक्शन सिंबल नाव भी प्रिंट हो चुका है। अब उम्मीदवारी वापस लेने से क्या होगा? इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि ईवीएम में दोनों पार्टियों का इलेक्शन सिंबल होने से खास नुकसान नहीं होगा। वोटिंग शुरू होने से पहले महागठबंधन कार्यकर्ता वोटर्स का कंफ्यूजन दूर कर देंगे। आपके कहने पे तेजस्वी यादव ने अफजल अली को निष्कासित कर दिया, उसके बाद कौन सी मजबूरी थी कि आप अपना नाम वापस ले लिए? तो पहले भी हो सकता था। नहीं, देखिए, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे अफजल अली जी को समझाते, और यहाँ पे हमारे छोटे भाई लड़े, लेकिन वो नहीं समझे। और मुझे लगता है कि वो ना समझ पाए, तो दूसरे पक्ष को हमने समझाया, और दूसरा पक्ष संतोष सहनी समझ लिए। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, ये भी छोटे भाई हैं, और एक भाई को त्याग करना था तो वो नहीं त्याग किए, तो संतोष सहनी त्याग किए। और इसका मैंने घोषणा किया, क्योंकि ये जीतेंगे तो महागठबंधन का सरकार बनेंगे, आपस में लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी हार होगा, और जब हार होगा
तो हमारी सरकार जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी का विचार वाला सरकार वो नहीं बन पाएगी। मुकेश जी, जैसे कि आज आपने बैठने की घोषणा की है, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, दूर दराज के गांव में कई ऐसे लोग हैं जो कि ज्यादा लिटरेट नहीं है, उन्हें नहीं पता है, लेकिन बैलेट पेपर पे नाव छाप भी दिखेगा और लालटेन छाप भी दिखेगा। हमने लोकल रिपोर्टिंग काफी की है, लोग आपके समर्थन में आ रहे थे, तो क्या लगता है इसका फायदा अभी भी एनडीए को मिल रहा है? थोड़ा बहुत 1500 वोट गलती के कारण मिल जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट देखिएगा। महागठबंधन का बड़ा वोट है, पहले का जमाना नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। आपके इतने सारे माइक लगे हुए हैं सोशल मीडिया में, घर घर तक व्हाट्सएप से पहुंच जाएगा। महागठबंधन का कार्यकर्ता है, अभी तक तो 2 हिस्से में था, एक अफजल अली का था और एक महागठबंधन का, तो अभी दोनों मिल जाएंगे और एक एक घर में एक एक लोगों को समझाएंगे और वहाँ पे लालटेन ऊपर नंबर 1 पे ही है और वहाँ पे उनको बटन दबा के उनको जिताने का काम करेंगे। संतोष सैनी जी एमएलसी बनेंगे? निश्चित तौर पे पार्टी लीडर है, यही विधायक का टिकट, सांसद का टिकट बांटते हैं, तो इनके लिए कोई संकट तो है नहीं। गौराबोराम सीट पर मुकेश सहनी का इस तरह सरेंडर करना हैरान करने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव गौराबोराम में मुकेश सहनी की पार्टी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। कल ही तेजस्वी ने बागी उम्मीदवार अफजल खान को आरजेडी से निकालने का फैसला किया था। आज सुबह भी तेजस्वी ने एक स्पेशल वीडियो मैसेज जारी करके गौराबोराम की सीट पर संतोष सहनी को जिताने की अपील की थी। सभी गौराबोराम की महान जनता को तेजस्वी का प्रणाम है। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके हमारे भाई संतोष सहनी जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। किसी के अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। इस बार का चुनाव बिहार बनाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और ये 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है। आप सब लोग एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके भाई संतोष सहनी जी को जिताइए, महागठबंधन का सरकार बनाइए। 12 बजे तेजस्वी का वीडियो आया और शाम 7 बजे मुकेश सहनी ने अफजल अली का सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। 7 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तेजस्वी और मुकेश सहनी को सरेंडर करना पड़ा? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल के जवाब के लिए गौराबोराम सीट के जातिगत समीकरण को समझना जरूरी है। गौराबोराम सीट पर हार जीत के फैसले में मुस्लिम वोटर्स का बड़ा रोल होता है। इस सीट पर करीब 25% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा 18% दलित, 9% यादव और 23% ब्राह्मण हैं। अफजल अली का इलाके में अच्छा खासा प्रभाव है, वो मुस्लिम वोट काटते, इसका फायदा एनडीए के उम्मीदवार को मिलता। यही बात आखिरी वक्त में तेजस्वी और मुकेश सहनी को समझ आ गई, इसलिए मुकेश सहनी ने अपने भाई संतोष को पीछे करके अफजल अली को सपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि तेजस्वी ने आखिरी वक्त तक अफजल अली को समझाने की कोशिश की। 4 दिन पहले भी गौराबोराम जाकर तेजस्वी ने मुसलमानों से संतोष सहनी को वोट देने की अपील की थी और यह भी कहा था कि अफजल अली से रोज बात होती है, वो उनका पूरा सम्मान करेंगे, इसलिए कोई कंफ्यूजन में ना रहे कि अफजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। पिछले बार हमसे टिकट मांगने नहीं आया था गौराबोराम से, हमने बुला करके टिकट उसको देने का काम किया। और यही नहीं, दरभंगा का प्रधान महासचिव भी हमने उनको बनाने का काम किया। आप छोड़ो, अफजल की जिम्मेदारी तेजस्वी की है। मान सम्मान देना हमको आता है। हम लोगों के साथ आए अनवर जी, कारी शोहेब जी और सभी नेता यहाँ मंच पर मौजूद हैं। सब लोगों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हमने हमेशा मान सम्मान दिया। इस बार भी अफजल को हम इन्हें बुला के टिकट दिया, ऐसा तो है नहीं, लेकिन गठबंधन धर्म भी निभाने की जरूरत है। कहीं ये कुर्बानी दे रहे हैं, कहीं हम कुर्बानी दे रहे हैं। जब तक सब कुर्बानी नहीं देगा तब तक आप जीत नहीं सकते हो। इसलिए हम अपने भाइयों का ख्याल रखेंगे और अफजल जी को
हम कहना चाहते, बात हम की है उनसे, उनको मान सम्मान हम जो है दिलाने का काम करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये तो साफ दिखाई दिया कि तेजस्वी ने अफजल अली को समझाने की पूरी कोशिश की, समझाया भी, धमकाया भी, लेकिन अफजल मियां अड़े रहे। इसीलिए मुकेश सहनी को समझाना पड़ा। 2 दिन पहले ही, जैसा आपको दिखाया, तेजस्वी सहनी के लिए वोट मांगने गए थे। इसीलिए लास्ट मिनट पर यह कंफ्यूजन महंगा पड़ सकता है। लेकिन यह रिस्क तेजस्वी ने क्यों लिया, यह भी समझने की जरूरत है। असल में जिस दिन से तेजस्वी ने मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित किया, उस दिन से असदुद्दीन ओवैसी बिहार के मुसलमानों को यह समझाने में लगे हैं कि तेजस्वी ने मुसलमानों के साथ धोखा किया। ओवैसी सीमांचल के इलाकों में नारे लगवा रहे हैं कि 3% वाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा और 17% वाला अब्दुल दरी बिछाएगा। मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर कब तक ठगा जाएगा। अब बिहार में ये नहीं चलने देंगे। ओवैसी के इस नारे का असर मुस्लिम वोटर्स पर हो रहा है। तेजस्वी को मुस्लिम वोट बंटने का डर है। इसी डर के कारण अफजल मियां की लॉटरी लग गई। ओवैसी की पार्टी के नेता तेजस्वी के खिलाफ कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। किशनगंज में AIMIM के उम्मीदवार तौसीफ आलम ने भरी सभा में सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने तेजस्वी यादव की आंख निकालने, उंगली काटने, जीभ काटने की धमकी दी। किशनगंज में जिस वक्त तौसीफ आलम ने यह जहरीली बातें कही, उस वक्त असदुद्दीन ओवैसी मंच पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के नेता को संभल कर बोलने की हिदायत तक नहीं दी, न रोका न टोका। किशनगंज की रैली में ओवैसी जब मंच पर पहुंचे, उस वक्त किशनगंज की बहादुरगंज सीट से AIMIM के उम्मीदवार तौसीफ आलम तकरीर कर रहे थे। ओवैसी को देखकर वो ज्यादा जोश में आ गए, क्योंकि तेजस्वी ने ओवैसी को चरमपंथी कहा है। इस बयान को मुद्दा बनाकर तौसीफ आलम ने तेजस्वी को कोसा। पहले उन्होंने तेजस्वी को 9वीं फेल बताया, फिर एक्सट्रीमिस्ट की स्पेलिंग पूछी और इसके बाद धमकी दी कि अगर ओवैसी के खिलाफ तेजस्वी यादव इसी तरह के बयानबाजी करते रहे तो उनकी जुबान काट ली जाएगी, आंखें निकाल ली जाएंगी। आज ने लालू का बेटा, चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हो रहा हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा, जवान में लगाम देकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम 9 फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं तो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम। चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। अगर अपना हक का बात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चरमपंथी है। हालांकि जैसे ही तौसीफ आलम के इस बयान का वीडियो सामने आया तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की, तौसीफ आलम के खिलाफ केस फाइल करने की मांग की। कुछ ही देर के बाद तौसीफ आलम के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। मजे की बात है कि तौसीफ आलम ओवैसी के पुराने साथी नहीं है। ओवैसी के प्रति उनका प्रेम नया नया है। इससे पहले तौसीफ आलम 4 बार बहादुरगंज से चुनाव जीत चुके हैं। चारों बार वो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। कांग्रेस का विधायक रहते हुए उन्होंने कई बार नीतीश कुमार की सरकार को सपोर्ट भी किया और कांग्रेस के दूसरे विधायकों को भी नीतीश के पक्ष में वोटिंग करने के लिए मनाया। इसलिए इस बार कांग्रेस ने तौसीफ आलम को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने ओवैसी से नाता जोड़ लिया। तौसीफ 4 बार चुनाव जीत चुके हैं, दबंग छवि वाले हैं,
इसलिए ओवैसी ने भी उन्हें अपनी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतार दिया। लेकिन ओवैसी से वफादारी साबित करने के चक्कर में तौसीफ ने धमकी वाली भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि ओवैसी ने उन्हें टोका तक नहीं, क्योंकि खुद को चरमपंथी कहे जाने से ओवैसी भी तेजस्वी से काफी खफा है। इसलिए तौसीफ से माइक लेने के बाद ओवैसी ने भी तेजस्वी पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर ही लालू यादव और तेजस्वी यादव सत्ता तक पहुंचे, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद दोनों ने सबसे पहले मुसलमानों को किनारे लगाया। इसलिए इस बार सीमांचल के लोग सारा हिसाब किताब बराबर करेंगे। तेजस्वी बोलेगा मैं बनूंगा, कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। मेरे भाई, हम थक चुके इन लोगों को अपने कंधों पर बिठा बिठा कर हम पटना तक लेकर जाते हैं, ताकि वो हमारे अरमान और हमारे ख्वाबों पे खबर बना दे। सीमांचल को वीरान करके रख दिया। इनकी जबान पर सीमांचल सिर्फ चुनाव में आता है, और ये बोल रहे हैं ओवैसी वोट काट देगा, ओवैसी वो कर देगा। अरे तो तुम्हारे लीडर ने तो हमको चरमपंथी कह दिया। सऊद साहब, तुम भी मजलिस में आ जाओ, हारने के बाद हम वेलकम करेंगे। तो एक बीजेपी का मंत्री है, कहता है कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है, हमको वोट नहीं देते। अरे लोकशाही है, अवाम जिसको चाहे वोट देगी। और जो तुम आज करप्शन जो आम हो चुका है, बताइए क्या ब्लॉक के ऑफिस में गए तो 15,000 रुपये नहीं पूछे जाते म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन के लिए? करप्शन होता है नहीं है, रिश्वत। एक एक ब्लॉक ऑफिस से रोज की रिश्वत जो होती है 50 से 1 लाख रुपए तक होती है। अब सोच लो आप, 5 साल 20 साल का हिसाब लगा लो। गरीबों का खून चूस चूस कर इन जालिमों ने बर्बाद कर दिया सीमांचल को। ओवैसी तेजस्वी पर राजनीतिक हमले करें, मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम लगाएं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तौसीफ आलम ने जिस तरह तेजस्वी यादव के खिलाफ हमलावर भाषा का इस्तेमाल किया, गालियां दी, धमकियां दी, ये न तो लोकतंत्र की भाषा है और न ही सभ्य समाज की। इसलिए उनके खिलाफ एक्शन तो बनता है। बेहतर होता कि ओवैसी अपनी पार्टी के नेता को मंच पर ही टोकते, लेकिन उनकी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। बयानबाजी के चक्कर में आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी फंस गए। मोकामा में जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह दुलारचंद की हत्या के केस में जेल में है। मोकामा में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है, इसलिए आखिरी वक्त में अनंत सिंह के कैंपेन की कमान ललन सिंह ने संभाली हुई है। ललन सिंह मोकामा में घूम घूम कर छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। इसी तरह की एक नुक्कड़ सभा में ललन सिंह लोगों को समझा रहे थे कि मोकामा में माहौल तो ठीक है, अनंत सिंह के पक्ष में है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों पर नजर रखनी है। ललन सिंह ने अपने सपोर्टर्स को समझाया कि मोकामा में कुछ ऐसे लोग हैं जो वोटिंग के दिन गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इन लोगों को उस दिन घर से मत निकलने देना। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होना, उनका घर में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल। ललन सिंह का इशारा मोकामा के बाहुबली सूरजभान की तरफ था। मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ सूरजभान की वाइफ वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं। सूरजभान मोकामा में जमे हुए हैं, इसीलिए ललन सिंह ने कहा मोकामा में कुछ लोगों पर नजर रखनी है। और जैसे ही ललन सिंह के बयान की चर्चा हुई तो सूरजभान का रिएक्शन भी आया। हालांकि सूरजभान ने नेतागिरी वाला जवाब दिया, कहा एक केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जैसे सीनियर नेता इस तरह खुलेआम धमकी दें, यह ठीक नहीं है। और इसके बाद सूरजभान पुराने रंग में आए, कहा यह मोकामा है, मोकामा के लोग धमकियों से नहीं डरते। ललन सिंह को 6 नवंबर को जवाब मिल जाएगा। देखिए, मना जिससे कि कोई नहीं कर सकता है वोटरों का, उनका अधिकार है वोट देने का, और लोग हमारे मत डरेंगे नहीं।
कोई आके कुछ बोल रहे, किन्हीं कहते हैं घर में बूढ़ा के बंद कर दे, किन्हीं कहते हैं वोट नहीं दें, किन्हीं कहते हैं यहाँ से वहां तक, कहते हैं इधर से घुरा के चले जाइए उधर, घर में बंद रहने देंगे, घर से निकलने नहीं देंगे। ये कौन धांधली है भाई? कितने बड़े शासनकार हो गए। ये पृथ्वी पर एक से एक वीर पैदा लिया है, ये बोली से नहीं डरने वाला है, धमकी देकर आप नहीं डरा सकते हैं। मतदाताओं जाएंगे बूथ पे और अपना अपना अधिकार वहां देंगे, और मेरे मतदाता जानते हैं कि हमें डरना नहीं है, कोई कुछ बोले। इस चीज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इस मामले में एनडीए के नेता कुछ खास नहीं कह रहे। जेडीयू का भी कोई नेता ललन सिंह के बचाव में सामने नहीं आया, लेकिन चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। पहले वीडियो की ऑथेंटिसिटी चेक की गई, वीडियो सही निकला, इसलिए इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर ललन सिंह के खिलाफ बीएनएस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। आज के जमाने में कोई बात छुपी नहीं रहती, हर किसी के हाथ में कैमरे वाला मोबाइल फोन है, इसलिए ललन सिंह फंस गए। लेकिन इस केस का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। परसों पोलिंग है, ललन सिंह डटे हुए हैं, उनकी कोशिश है कि अनंत सिंह के जेल में होने पर सिंपैथी ली जाए, और इसीलिए वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। मोकामा के अलावा एक और सीट है सीवान की रघुनाथपुर सीट, जहां एनडीए का खास फोकस है। इस सीट पर शाहबुद्दीन का बेटा ओसामा शहाब आरजेडी के टिकट पर मैदान में है। परसों रघुनाथपुर में भी वोटिंग होनी है। यहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की दो रैलियां पहले ही हो चुकी हैं। आज कैंपेन के आखिरी दिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा रघुनाथपुर पहुंचे। हिमंता ने मजाकिया अंदाज में बात शुरू की, लेकिन मैसेज डायरेक्ट दिया। हिमंता ने कहा, जब उन्हें पता लगा कि रघुनाथपुर में ओसामा चुनाव मैदान में है, तो उन्हें लगा कि ओसामा बिन लादेन क्या फिर से जिंदा हो गया। लेकिन बाद में पता लगा कि वो ओसामा नहीं, छोटा ओसामा है। लेकिन इस छोटे ओसामा को भी छोटे लेवल पर ही रोकना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा हो गया, विधायक बन गया, तो जैसा नाम है वैसे ही काम करेगा। रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है, क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोलो नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है, सबको एक एक करके हमें खत्म करना है। जितना भी ओसामा बिन लादेन है, इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहां में जो छोटे मोटे ओसामा चुनाव लड़े हैं, मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा। छोटे ही हो, लेकिन वो ओसामा है। और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। अगर ये ओसामा को इधर ही अब खत्म नहीं कर देगा, तो पूरा बिहार तक जाएगा, और बाद में देश का भी कोने कोने वो निकाल पड़ेगा। तो इसीलिए रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है, ये जो छोटे ओसामा आपका सामने है, ये छोटे ओसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद हिमंता ने हिंदू मुसलमान की बात की, कहा आरजेडी और कांग्रेस वाले घुसपैठियों को सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस से असम में यही किया। इसके चक्कर में असम की डेमोग्राफी गड़बड़ा गई। 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। वो असम में घुसपैठियों से जमीनें खाली करवा रहे हैं, लेकिन बिहार में ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए, इसलिए घुसपैठियों को रोकना जरूरी है। लेकिन ये तभी होगा जब हिंदू एकजुट रहेंगे।
ये जो उसामा है ना, देखने से वो लोग को ताकतवर लगते हैं, लेकिन जब देश में हिंदू जग जाते हैं, कोई उसामा औरंगजेब बाबर जिंदा नहीं रह सकता, कोई हो नहीं सकता है। खाली एक बार हिंदू को गर्व से बोलना पड़ते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और एक बार जब आप गर्व से बोलते हैं ना कि हम हिंदू हैं, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। हमारा देश का अलग अलग चैलेंज होते हैं। जब मैंने सीएम बना, मेरा सामने एक फाइल आया। क्या फाइल आया? मद्रासा शिक्षक को वेतन देना है। मैंने मेरा अधिकारी को पूछा, ये मद्रासा क्या होते हैं? बोले सर, ये मद्रासा से मोल्ला बनते हैं। क्या होते हैं? बोले ये मद्रासा से मोल्ला बनता है। मैं बोला, मोल्ला बनाने का ठेका हम लोग लेके रखा है क्या? बोले नहीं सर, ये तो 1935 से असम में चल रहा है। मैं बोला देखो, मैं 1935 में सीएम नहीं बना, मैंने 2021 में बना। तभी 2021 का बात करो। सरकार का जिम्मेदारी मुल्ला बनाना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? बोला सर, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, लेकिन मद्रासा बंद नहीं कर सकते हो। मैं बोला क्यों? बोले बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। मैं बोला गड़बड़ी होगा तभी मजा आएगा, तभी थोड़ा सा मजा आएगा। बंद करो मद्रासा। योगी आदित्यनाथ ने भी आज इसी अंदाज में बात की। आज दरभंगा में योगी का रोड शो हुआ। योगी को देखने, योगी को सुनने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी। योगी के रोड शो में बुलडोजर के जरिए बाबा पर फूल बरसाए गए और इसके बाद समस्तीपुर, लखीसराय और गोपालगंज में योगी की रैलियां हुई। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा सीट पर योगी की रैली थी, इसलिए योगी ने असेंबली सीट के नाम से ही बात शुरू की। योगी ने कहा उन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया है। इसी तरह गुलामी की निशानियों को बिहार में भी खत्म करना होगा। मोहिउद्दीन नगर को मोहन नगर बनाने की तैयारी शुरू कर लीजिए। क्योंकि आज अखिलेश यादव भी बिहार में कैंपेन कर रहे थे, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। योगी ने कहा उत्तर प्रदेश का एक नेता माफियाओं का चुनाव प्रचार करने बिहार आया है, उस नेता को जिंदगी भर माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ना पड़ेगा। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ये किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए। ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। अब मोहद्दीन नगर का नाम अब यहां पर मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसीलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। योगी का इशारा भी ओसामा शहाब की तरफ था। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ओसामा के लिए वोट मांगने रघुनाथपुर गए थे। योगी ने आज कहा कि यूपी से आया हुआ एक नेता माफिया के बेटे को गले लगाकर जिताने की अपील कर रहा है। यह बात अखिलेश को बुरी लगी। औरंगाबाद की रैली में अखिलेश यादव ने योगी को जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि मोकामा में दुलारचंद यादव को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया, फिर भी एनडीए के लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं।
अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोगों की बात पर भरोसा न करना, ये लोग सिर्फ नाम नहीं बदलते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदल देते हैं। और जो लोग हमें और आप पर प्रश्न लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, बताओ कोई कल्पना कर सकता है? कोई कल्पना कर सकता है कि गाड़ी से टक्कर मार करके उसकी जान ले ली जाए, हत्या करा दी जाए? और ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश से चलकर आया हूं, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों से सरकार देख रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, नाम तो बदलते ही बदलते हैं, लेकिन ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बदल देते हैं। क्या इनका भरोसा करोगे आप? बिहार में योगी जहां भी जाते हैं अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। लोग योगी को देखकर, उनकी बातें सुनकर जोश में आ जाते हैं। योगी ने ज्यादातर कैंपेन उन सीटों पर किया है जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा तादाद में हैं। इसीलिए योगी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का इस्तेमाल करते हैं। योगी की दूसरी यूएसपी माफिया के खिलाफ एक्शन की है। इसीलिए योगी जहां जाते हैं बुलडोजर अपने आप आ जाते हैं। बिहार में सबकी निगाहें राघोपुर सीट पर भी हैं। इस सीट से तेजस्वी यादव मैदान में हैं। परसों राघोपुर में भी वोटिंग होनी है। यहां तेजस्वी का मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार यादव से है। आज राजनाथ सिंह ने राघोपुर में सतीश कुमार यादव के लिए कैंपेन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए के सुशासन में बिहार जबरदस्त रफ्तार से तरक्की कर रहा है। महागठबंधन के लोग झूठे वादे करके लोगों को जाति और मजहब के नाम पर भड़काकर सत्ता में आने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग जानते हैं अगर आरजेडी की वापसी हुई तो फिर से बिहार में कट्टा बंदूक का राज होगा। इसलिए महागठबंधन का सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप कहीं जाइए, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और इनकी क्या हालत थी? इनकी हालत क्या थी? आरजेडी के लोगों की, यूपीए के लोग, आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कपार में। ये लोग समाज को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटकर सरकार बनाना चाहते हैं। कोई यह बतला दे, मुसलमान भी, कोई भी यह बतला दे, जो भी सहायता चाहे हमारी राज्य सरकार यहां बिहार की हो, नीतीश जी की, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, किसी के साथ भेदभाव किया हो, या पूरी जमात में खड़े हुए लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यदि किया हो तो एक व्यक्ति कोई हाथ उठा दे कि हमने किसी के साथ भेदभाव किया। बहनों भाइयों, हम समाज को हिंदू मुसलमान जाति पंथ मजहब के आधार पर बांटकर सरकार नहीं बनाना चाहते, बल्कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं और बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। ये उनका तीसरा चुनाव है, लेकिन इस बार महागठबंधन के कैंपेन की जिम्मेदारी तेजस्वी पर है। इसलिए राघोपुर में तेजस्वी के कैंपेन की जिम्मेदारी परिवार ने संभाली है। पिछले हफ्ते राबड़ी देवी राघोपुर गई थी। आज तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य वहां पहुंची। रोहिणी आचार्य ने राघोपुर में रोड शो किया, घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे और छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों को एड्रेस भी किया। रोहिणी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कट्टा बंदूक की बातें करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असर उनके मंत्रियों पर भी दिख रहा है और ललन सिंह का बयान इसका सबूत है। रोहिणी ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के नेता कुछ भी कर लें, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही बनेंगे। भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, अभद्र भाषा के इस्तेमाल कर, वो अपने साथियों को उकसा रहे हैं कि तुम लोगों को कट्टा लेकर के उपद्रव करो, पूरा सत्ता संरक्षण में जा करके वोट देने मत दो गरीबों को अक़लियतों का वोट छीनो। ये लोग उसी राह पे हैं जो पहले ये लोग सामंतवादी लोग जो राह पे था
कि हर एक गरीब को दबा करके रखना है, उनका वोट का अधिकार छीन करके अपना वो लोग सरकार बना करके रखते थे। तो ये भी वही काम कर रहे हैं, कट्टा बोल करके कट्टा। और इन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री को उकसाया है और केंद्र मंत्री भरी सभा में सबको जाकर के वो उकसा रहे हैं अपने समर्थकों को कि जो भी राष्ट्रीय जनता दल को वोट देगा उसको हाथ पैर बांध करके दरवाजा बंद करके घर में रखो। ललन सिंह ने बोला है कि नहीं बोला है? चुनाव आयोग भी यही साबित कर दिया कि वो हाँ बीजेपी का दामाद है, तभी वो एक्शन नहीं ले रहा है। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता रोजगार देने वाली सरकार ला रही है, भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रही है। मजे की बात ये, तेज प्रताप यादव ने भी राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ कैंडिडेट उतारा है। आज तेज प्रताप ने कहा कि बहनों के कैंपेन से कुछ नहीं होगा, तेजस्वी यादव बच्चे हैं, चुनाव के बाद परिवार के लोग उनको झुंझुना थमा देंगे। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुंझुना पकड़ाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को राघोपुर की फिक्र नहीं है। वो महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए एक दिन में 10 से 15 छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं, सुबह सुबह घर से निकलते हैं। लेकिन आज तेजस्वी ने कैंपेन पर निकलने से पहले एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने ऐलान किया कि अगर 14 नवंबर को महागठबंधन की जीत हुई तो 2 महीने के बाद 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दिन बिहार की सभी महिलाओं के अकाउंट में 30,000 रुपए की राशि पहुंचेगी। 2,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से साल भर का इकट्ठा पैसा महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। हम लोगों की सरकार जो है बनने जा रही है और सरकार बनते ही आप सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति का जो दिन है, यानी खरवास के बाद मकर संक्रांति आता है। हिंदुओं के लिए जो है नया साल के तौर पर लोग देखते हैं। दही चूड़ा जो है हम लोग खाते हैं, यानी 14 जनवरी को होता है। सरकार बनेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मान योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। तेजस्वी ने आज फर्स्ट फेज का कैंपेन खत्म होने से ठीक पहले जिस तरह महिलाओं के अकाउंट में 30,000 रुपए ट्रांसफर करने, धान की कीमत एमएसपी से 300 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा देने और गेहूं की कीमत एमएसपी से 400 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक देने का वादा किया, जिस तरह किसानों के बिजली के बिल जीरो करने की बात कही, उससे लगता है तेजस्वी यादव परेशान तो हैं। आखिरी वक्त में जनता को लुभाने की एक और कोशिश कर रहे हैं। इसका कितना असर होगा ये तो आज कहना मुश्किल है, लेकिन एनडीए के नेताओं को लगता है कि जनता ऐसे वादों पर भरोसा नहीं करती। नीतीश कुमार 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर चुके हैं। टीचर्स और आंगनबाड़ी कर्मियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगी है। बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के पेंशन बढ़ा दी गई है। इसलिए अब तेजस्वी कुछ भी वादा करें, कुछ भी दावा करें, इसका खास असर नहीं होगा। एनडीए के नेताओं को लगता है कि बिहार के लोगों को तेजस्वी के वादे नहीं, लालू का जंगल राज याद है। लोग उस दौर की वापसी नहीं चाहते। अब तो योगी का बुलडोजर भी बिहार में आ गया, इसलिए बिहार के लोग तेजस्वी की बातों में नहीं आएंगे। आज योगी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज था वो खत्म हो चुका है। बिहार में भी अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। योगी ने कहा कि यूपी में उनकी सरकार ने न सिर्फ माफिया को मिट्टी में मिलाया, बल्कि उनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलवाकर उस जमीन पर गरीबों के लिए मकान बना दिए। योगी ने कहा कि यूपी में जब तक माफिया मौजूद है तब तक उनका बुलडोजर न रुकेगा न थमेगा। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से
बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वो डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। बिहार की चुनावी रैली में योगी ने जो कहा उसका एक एग्जाम्पल आज ही लखनऊ में देखने को मिला। लखनऊ में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कब्जे से जो जमीन छुड़ाई गई थी, उस जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी कल गरीबों को दे दी जाएगी। लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में बने 72 फ्लैट्स का आज अलॉटमेंट कर दिया गया। फ्लैट आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को दिए गए हैं। सरदार पटेल के नाम पर बनी सोसाइटी में साफ पीने का पानी, सिक्योरिटी और 2 व्हीलर्स के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। इसके अलावा सोसाइटी के आसपास रोड्स और पार्क को भी डेवलप किया गया है। पहले जमीन पर मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर एक बंगला बना हुआ था। 3 साल पहले इस बंगले पर बुलडोजर चला दिया गया था। मुख्तार के बेटों ने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा, लेकिन अदालतों ने फैसला लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में सुनाया। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इस जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए और आज इनके अलॉटमेंट का काम पूरा हो गया। कल योगी गरीब परिवारों को इन फ्लैट की चाबी सौंपेंगे। ये जमीन जो है हम लोगों को जब उपलब्ध कराई डीएम साहब ने, उसके बाद इस पे कई कोर्ट केसेस हुए। उन सभी कोर्ट केसेस को हमने माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा, प्रभावी पैरवी की। और उसके बाद हम लोगों ने पंजीकरण पिछले माह ही खोला और हम लोग के पास ये 72 फ्लैट के पास करीब करीब 8000 आवेदन हमारे पास आए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से इन आवंटियों को आवंटन प्रमाण पत्र का वितरण कार्यक्रम भी है। पंजीकरण धनराशि के बाद जो 25% है अलॉटमेंट अमाउंट का, जैसे जो मेरी समझ से करीब 2.5 लाख होगा, वो जैसे ही लोग भर देंगे उसके बाद हम लोग उनको कब्जा दे देंगे। क्योंकि अलॉटमेंट लेटर कल ही दिया जाना है, तो अलॉटमेंट लेटर के साथ ही हम किस्तों का निर्धारण कर देंगे और जैसे ही वो 25% जो अमाउंट है वो जमा करते हैं, हम लोग उनको कब्जा दे देंगे। माफिया की जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का आइडिया अच्छा है। मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था, कहीं महल तो कहीं मार्केट बनाए थे। इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने इसे किस्मत का खेल मानकर सब्र कर लिया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बाजी पलट दी। इससे समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा। अब बात बंगाल की। आज से 9 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो गया। चुनाव अधिकारी घर घर जाकर वोटर्स का वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 11 राज्यों में तो यह प्रक्रिया शांति से चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विवाद शुरू हो गया। ममता बनर्जी वोटर लिस्ट के रिवाइज किए जाने का विरोध कर रही हैं। आज कोलकाता में ममता बनर्जी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ सड़क पर उतरी। एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला और इसके बाद रैली हुई। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर की वजह से बंगाल में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर बंगाल के लोगों का वोट काटने की साजिश नहीं रुकी तो बंगाल के लोगों को दिल्ली की तरफ कूच करना पड़ेगा। दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग का घेराव करेगी। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी बंगाल के 2.25 करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काटने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार तरह तरह के कार्ड बनवाती है और फिर कहती है कि वोटर लिस्ट में कोई कार्ड नहीं चलेगा। ममता ने कहा, सबसे अच्छा है कि दिल्ली से बीजेपी की सरकार को हटा दिया जाए, फिर किसी कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलছে सब ठीक ठाक कर दिया, हमने ऐतिहासिक बना दिया, एसआईआर को ऐतिहासिक बना दिया। क्या ऐतिहासिक है? कितना कार्ड बनाओगे? रेशन कार्ड, हेल्थ कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर तुम जनता का पास से 1000 करके आधार कार्ड बनाने के लिए लिया तो तुम क्यों अभी कहते हैं आधार कार्ड? नो आधार फॉर वोटर लिस्ट, नो आधार फॉर रेशन कार्ड। लेकिन बैंक में जब आप अकाउंट करने जाता है तो आधार लिंक चाहते हैं। तो क्या है? तो फिर क्यों कह रहा है नो आईडी कार्ड नो वोट? इतना दिन 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके
जीता? कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। तो हम क्या बोलेगा? चोरी किया? चोर को जवाब देना बोलो। सबसे बढ़िया ये है, एक परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को हटाओ देश से। कोई आधार का जरूरत नहीं होगा, कोई आधार नहीं आएगा। ममता के मार्च के जवाब में बीजेपी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के सपोर्ट में मार्च निकाला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी मुसलमानों को खुश करने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लोगों को डरा रही हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आज का प्रोटेस्ट बांग्लादेश के जमातियों ने किया था और ममता उन्हीं को बचाने के लिए सड़क पर उतरी थी, लेकिन चुनाव आयोग एसआईआर का प्रोसेस पूरा करेगा। अगर ममता ने उसमें अड़ंगा डाला तो फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। बीजेपी सड़क में है, बीजेपी देश हित में, बंगाल का हित में और संविधान का बचाने के लिए बीजेपी सड़क में है। 12 प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, कोई भी कुछ नहीं है। नॉन एनडीए गवर्नमेंट भी है, तमिलनाडु चल रहा है, कोई जुलूस नहीं है, कोई ये सब नहीं है। ओनली इन बंगाल ये लोग का एजेंडा, हिडन एजेंडा बहुत क्लियर। ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया रोहिंग्या को प्रोटेक्ट करने के लिए हल्ला बोल मचा रहा है, चोर मचा रहा है शोर। ये भी आज जो कर रहा है एसआईआर को एनआरसी के नाम पर, ये बंगाल, पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने के लिए और हिंदू को डराने के लिए कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का पावर है, वो सब कर सकता है, उनको ही करना पड़ेगा। नहीं होगा तो वोटर लिस्ट नहीं होगा, वोटर लिस्ट नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा तो सही वक्त पर सरकार नहीं बनेगा, सही वक्त पर सरकार नहीं बनेगा तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो बाबा साहब लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। वोटर लिस्ट को रिवाइज करवाना चुनाव आयोग का अधिकार है और ऐसा भी नहीं कि हमारे देश में वोटर लिस्ट कोई पहली बार रिवाइज की जा रही है। और ये सबके इंटरेस्ट में है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त किया जाए। जिन लोगों की डेथ हो गई है या जो लोग शहर छोड़कर चले गए हैं उनके नाम हटाए जाएं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए ये एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है। वो एसआईआर को चुनाव का मुद्दा बनाएंगी, एसआईआर के नाम पर लोगों को डराएंगी और इसका असर पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी दिखाई देने लगा है। अब से थोड़ी देर पहले वर्ल्ड कप जीतने वाली चैंपियन प्लेयर्स मुंबई से दिल्ली पहुंची। दिल्ली में हरमनप्रीत की टीम के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां की गई थी। ढोल नगाड़ों का इंतजाम था, फैंस की भीड़ थी, खेल मंत्रालय के अफसर मौजूद थे। हरमनप्रीत कौर पूरी टीम के साथ जब होटल पहुंची तो माहौल उत्सव जैसा था। जमकर ढोल नगाड़े बजे, आतिशबाजी की गई और इसके बाद हरमनप्रीत ने केक काटकर जीत को सेलिब्रेट किया। हरमनप्रीत ने कहा कि वो 2 दिन से सो नहीं पाई है लेकिन फिर भी रिलैक्स्ड है क्योंकि जो ख्वाब वो बरसों से देख रही थी वो पूरा हो गया है, इसलिए 3-4 घंटे की नींद के बावजूद वो फ्रेश हैं। हरमनप्रीत ने देश की लड़कियों को मैसेज दिया, कहा कि सपने देखना कभी ना छोड़ें क्योंकि ख्वाब ही एक दिन हकीकत बनते हैं। हमारी विमेन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने का जश्न मनाते समय 2-3 बातें नहीं भूलनी चाहिए। पहली तो ये कि टीम को बिल्ड करने का सिलसिला 5 साल पहले शुरू हुआ था। हमारी प्लेयर्स ने 5 साल तक जी तोड़ मेहनत की। दूसरा, टीम के कोच अमोल मजूमदार का कमिटमेंट लाजवाब था। और तीसरी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुकाबले भारत की जीत इसलिए बड़ी है कि हमारी टीम का अनुभव कम था। ये टीम कमजोर मानी जाती थी, इस टीम ने कई मैच हारे, लेकिन कोच और प्लेयर्स के डिटर्मिनेशन ने, बीसीसीआई की बैकिंग ने यह चमत्कार किया। क्रिकेट की दुनिया से एक और खबर आई। आईसीसी ने आज एशिया कप के दौरान कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन में पाकिस्तानी पेस बॉलर हारिस राउफ पर सख्त एक्शन लिया। हारिस राउफ को 2 मुकाबलों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। राउफ अब
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैच नहीं खेल पाएंगे। रऊफ ने भारत के खिलाफ 2 मैचों में कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा था, ग्राउंड में ऑब्जेक्शनेबल इशारे किए थे, खेल को बदनाम किया था। इसलिए रऊफ पर 2 मैचों की मैच फीस की 30% पेनल्टी भी लगाई गई है। आईसीसी ने सूर्यकुमार यादव पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना लगाया। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और भारत के जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में एक्शन तो ले लिया, लेकिन अब आईसीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो ट्रॉफी भारत ने जीती थी, जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने चुरा लिया था, वो ट्रॉफी तो कम से कम टीम इंडिया को जल्दी से जल्दी सौंप दी जाए। मध्य प्रदेश के विदिशा से आज एक परेशान करने वाली खबर आई। विदिशा के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एक डॉक्टर की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी गई क्योंकि उसने मरीज की चोट देखने के लिए उसका हिजाब हटाया था। असल में 65 साल की एक मुस्लिम महिला हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। उनके साथ 8 से 10 लोग भी थे। चोट बुजुर्ग महिला के चेहरे पर थी। वो बुर्का पहनकर आई थी। डॉक्टर ने जब चोट देखने के लिए उनका हिजाब हटाया तो बुजुर्ग महिला भड़क गई। महिला ने हंगामा कर दिया और इसके बाद महिला के साथ आए लोगों ने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की। इस हंगामे में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के 3 लोगों को चोट आई है। वहां मौजूद गार्ड्स ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। फिर पुलिस को बुलाना पड़ा, तब जाकर हालात काबू में आए। यह हैरान करने वाली बात है कि बुजुर्ग महिला डॉक्टर पर सिर्फ इसलिए भड़क गई क्योंकि उन्होंने चेहरे की चोट का इलाज करने के लिए पर्दा हटाया। अब सोचने वाली बात है कि डॉक्टर बिना देखे चोट का इलाज कैसे करता, और लोग भी अजीब हैं, महिला को समझाने के बजाय डॉक्टर पर हाथ उठा दिया। ऐसी घटनाओं का असर पूरे समाज पर होता है। एक अच्छी खबर आपको बता दूं जो गुजरात से आई है। अमरेली जिले के जीरा गांव के एक बिजनेसमैन बाबू भाई ने अपने गांव के सभी किसानों का लोन चुका दिया, किसानों को कर्ज से मुक्त कर दिया। असल में जीरा गांव के कोऑपरेटिव बैंक में 299 किसानों के नाम पर करीब 90 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। लोन वापस न करने की वजह से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज बाबू भाई ने सारा कर्ज चुका दिया। बाबू भाई ने बताया कि उनकी मां ने ख्वाहिश जताई थी कि उनके गहने बेचकर किसानों को इस कर्ज से मुक्ति दिला दी जाए। हालांकि बाबू भाई ने मां की इच्छा उनके जीते जी पूरी करने की कोशिश की थी, जो नहीं हो पाई। तो बाबू भाई ने अपनी मां की पुण्यतिथि पर उनकी इच्छा पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों से बात की, किसानों के नाम दर्ज 90 लाख रुपए का लोन चुका दिया और बैंक ने जीरा गांव के सभी 299 किसानों को नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया। मेरे गांव में 95 से खेडूतों के कर्ज का एक बड़ा प्रश्न चल रहा था, लेकिन ताजेतर में मेरी माता की पुण्यतिथि निमित्त मैंने और मेरे परिवार ने तय किया कि हमारे गांव में जितने भी खेडूत है और जिसका कर्जा है सहकारी मंडली का, वो हमें चुकते कर देना है और भावनगर मध्य सहकारी बैंक के अंदर जाके उसके अधिकारियों के साथ वाटाघाटों करके हमने तय किया और वो बैंक की ओर से 90 लाख रुपया भरने की बात की। तो हमने दीपावली के बाद खुलते बैंक के समय 90 लाख रुपया एक साथ खेडूतों के कर्ज के खाते में जमा कर दिए और लाभ पाश्रम के शुभ अवसर पर मैंने और पूरे गांव के लोगों ने इकट्ठा होके नो ड्यू सर्टिफिकेट इनायत किया है और मेरी मां की सही तरीके की श्रद्धांजलि मेरे परिवार की ओर से गांव के किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए दी गई है। बाबू भाई ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। अब गांव के सारे लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। अगर लोग इसी तरह एक दूसरे की मदद करें तो समाज में सब लोगों की परेशानियां दूर हो सकती हैं। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। बिहार में कल जेपी नड्डा की 2 रैलियां होंगी। प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए कैंपेन करेंगी। कल योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट की चाबी गरीब परिवारों को सौंपेंगे।
उत्तराखंड स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का विशेष सत्र कल जारी रहेगा। कल देव दीपावली का त्योहार वाराणसी के घाटों पर 10 लाख दिए जलाकर मनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ इस उत्सव में शामिल होंगे। कल श्री गुरु नानक देव जी की जयंती है। पूरे देश में प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।